बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबको एक मरतबा फिर बकरा ईद की खुशियाँ मुबारक हों। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई और आसिम मुनीर साहब ने खसूसी अहकामात जारी कर रखे हैं कि जितना तंग किया जा सकता है इमरान खान साहब को तंग किया जाए ताकि वो मजबूर होकर कोई डील कर लें। यानी एक आदमी को जब आप एक लेवल से ज़्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसको कैद तन्हाई में रखते हैं, उसकी फैमिली को नहीं मिलवाते, उसकी आंख भी ज़ाया कर देते हैं और मल्टीपल चीज़ें आप करते चले जाते हैं, तो एक वक्त आता है आपको ऐसा लगता है कि अब ये आदमी टूट जाएगा और मेरे साथ कोई ना कोई डील कर लेगा। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि इमरान खान साहब डील करेंगे। इससे पहले कि मैं एक वाक़या आपको सुनाऊँ, बल्कि पहले आपको वाक़या सुनाता हूँ। मैं ना ISI की कैद में था, तो मुझे एक ऑफिसर आया और उसने मुझे पूछा कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। मैंने उसे कहा कि तुमने पकड़ लिया इमरान खान को। तो मैंने कुछ सवाल किए, मैंने कहा किधर आपने रखा है। तो उसने बताया जी उस वक्त ना वो अटक जेल में रखा हुआ था। जब मैं कैद में था तब इमरान खान साहब अटक जेल में थे, जहाँ से बाद में उनको शिफ्ट किया गया था। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे पास ना 2 हफ्ते 15 दिन है, इतने दिनों में इमरान खान साहब के साथ जो चीज़ें तुम तय करना चाहते हो तुम लोग कर लो, मामला उनके साथ जो करना चाहते हो कर लो, क्योंकि जितना लंबा तुम उसे कैद रखोगे तो वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा। ये बात उसे समझ नहीं आई। बाद में उसने मेरे से जब पूछा, वापस आए ये लोग, ये रिकॉर्ड कर लेते होंगे या कुछ इनका सिस्टम होगा जिसमें ये सुनते थे मुझे। तो उसने मुझे बाद में आके इन्होंने पूछा कि ये कैद का गुलाम क्या होता है, इससे आपका क्या मतलब है। मैंने कहा जी वो फिर अपने अगले दिन नहीं गिनेगा कि वो छूट कर बाहर कब जाएगा, वो अपने पिछले दिन गिनेगा कि इतने दिनों से मैं कुर्बानी दे रहा हूँ और इतने अरसे से मैं इससे हरासत के अंदर हूँ, तो अब मैं कंप्रोमाइज़ क्यों करूँ। तो इमरान खान ने जितनी मार खा ली ना, जितना कुछ बर्दाश्त कर लिया, अपने कारकुन भी कत्ल करवा लिए, ये सारा कुछ होने के बाद और इन सारी चीज़ों के बारे में इमरान खान साहब को इल्म है, तो अब इमरान खान साहब कोई ऐसी डील नहीं करने वाले कि वो अपना ज़ाती फ़ायदा निकाल के बाहर आ जाएंगे। हाँ, इमरान खान थोड़ा बहुत को फेस सेविंग दे सकते हैं, इमरान खान थोड़ा बहुत रूम दे सकते हैं, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत रास्ता दे सकते हैं कि ठीक है यार मैं तुम्हें सियासत में से निकलने का रास्ता देता हूँ, तो इज्जत के साथ निकल जाओ। ये तो इमरान खान साहब कर सकते हैं, लेकिन वो ये डील नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के जर्नैल यहाँ पे हुकूमत करते रहें और सियासतदान चुड्डू बन के बैठे रहें। ये मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान कर पाएगा इतनी मार खाने के बाद। यानी इंसान जो कुर्बानी देता है वो कुर्बानी उसके ऊपर एक बोझ बन जाती है कि क्योंकि मैंने ये कुर्बानी दी है लिहाजा अब मैं पीछे नहीं हट सकता। यही इमरान खान साहब के साथ होगा और इस बात की आसिम मुनीर साहब को अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कभी मुश्किल वक्त देखा ही नहीं, इस तरह की कभी चीज़ों का सामना किया ही नहीं उन्होंने। वो तो जनाब फौज में भर्ती हुई और फौज में भर्ती होने के बाद आपको हर तरह की सहूलत होती है। अब वो आर्मी चीफ बन गए करते कराते, सारे उनकी खुशामद करते हैं, सारे मामला उनके कंट्रोल में। उन्हें अभी इस बात की समझ नहीं आएगी। इस बात की समझ उसी आदमी को आएगी जिसके दिमाग में इनकलाब दस्तक दे रहा होगा। नाजरीन, इमरान खान को फिर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। अब जो सरकार एक कैदी को 3 साल हो गए हैं, 6 ईदें हो गई, जो सरकार एक कैदी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे रही, उसे एक अदालत की पेशी के ऊपर नहीं ला सकती। उसको सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं, कहते जी सिक्योरिटी हम नहीं दे पाते। जेल के अंदर एक कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, अदालत में पेश नहीं कर पा रहे एक साबिक वजीर आजम को। तो जो सरकार इतना नहीं कर पाती वो ये कैसे दावा करती है कि वो आलमी सतह पे सिक्योरिटी के मामला देखेगी, सऊदी अरब की सिक्योरिटी करेगी, बाकी मुल्कों की सिक्योरिटी करेगी, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। कैसे वो ये कह सकती है। पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान गुज़िश्ता 3 दिन से जो रिपोर्टें आ रही है, बलूचिस्तान जल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना फील्ड मार्शल वज़ीर दाखिला चले गए हैं एक मुक़द्दस सफ़र के ऊपर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी इबादत। लेकिन कौन है जो पाकिस्तान को देखे, बलूचिस्तान को देखे। बलूचिस्तान बेयारो मददगार है, वहाँ का वज़ीर आला भी खुलकर फिर नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता। कोयटा से बाहर जाए ना, कोयटा के अंदर भी नहीं घूम सकता। तमाम शराएं बंद हो जाती हैं, जिसका दिल करता है जहाँ पे आके नाका लगाता है और लूटना शुरू कर देता है। कितने ही लोग शहीद हो गए गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर, ये डाटा तो जारी भी नहीं किया जाता। एक तरफ पाकिस्तान को इस तरह जलाया जा रहा है और वो आवाज़ें जो पाकिस्तान को बचाने वाली आवाज़ें हैं, इंसानी हुकूक की आवाज़ें हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं, उनको दबा दिया गया। महारंग बलोच और बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मोतबर आवाज़ है इंसानी हकूक के हवाले से, उन्होंने क्या किया, क्या है, वो अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे और लोग उनकी बात मानते हैं।
आज आसिम मुनीर साहब अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके बलूचिस्तान में अपनी सारी फौज लगाकर ऐसा जलसा नहीं कर सकते जैसा वो मारंग बलोच को छोड़ें तो उसका इस्तकबाल हो जाएगा अगले 10 घंटों में। ये बात एक सच है, हकीकत है। बलूचिस्तान आसिम मुनीर साहब का नहीं है, बलूचिस्तान मारंग बलोच का है, वहां के रहने वाले बलोचों और पश्तूनों का है। अवाम उसके मालिक हैं। आसिम मुनीर साहब वहां मुलाजिम हैं और वो नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, और वो जो तनख्वाह लेते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा टैक्स का बलोच शहरी भी देते हैं। तो मारंग बलोच को बंद किया हुआ है, जो अमन के लिए आवाज है या जो आवाज है इंसानी हकूक के लिए, वो क्या कहती है? जबरी गुमशुदगियां बंद करो। उसके बाप को मार दिया और बहुत सारे लोगों को मार दिया, मसक शुदा लाशें फेंक दी जाती हैं। तो जबरी तौर पे लापता करना दुनिया के किसी कानून में जायज नहीं है, वो मना करते हैं इससे। मारंग बलोच को अंदर कर दिया, ईमान मजारी को, हादी अली चट्टा को। ये वो आवाजें हैं जो इंसानी हकूक के लिए बुलंद होती हैं, और इस वजह से ये लोग जेलों में पड़े हुए हैं आज ईद वाले दिन भी। इमरान खान साहब, यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, बुशरा बीबी है, आलिया हमजा है, सनम जावेद है, फलक जावेद है, ये मुलाकातें भी नहीं इनकी करवा रहे। वो अतीक रियाज साहब है, वो बताते हैं ना सनम जावेद की मुलाकात करने दी गई इन्होंने, ना आलिया हमजा साहबा की मुलाकात करने दी गई। घंटों इंतजार करवाया गया, मुलाकात ही नहीं करवा रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में पड़े हुए हैं। सैकड़ों ऐसे सियासी कैदी इस वक्त जेलों में बंद हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, सिर्फ यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो पसंद नहीं है। देखिए, मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बार बार पता क्यों कहता हूं, जरा इसको आप समझें। हमने माजी में गलतियां की हैं, मैं खुद गलतियां करता रहा हूं और उनकी मैंने माफी भी मांगी है पूरी कौम से। अब अगर किसी का दिल करता है कि उन गलतियों पे मेरी गर्दन उतार दे तो भाई उतार दे, मैंने अपने हिस्से की बहुत मार भी खाई है। मैंने जो गलत किया मुझे उस पर शर्मिंदगी है, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत मार खाई और रोज अपनी गलती के ऊपर अपने आप को कोसता रहा, और मैं ये कहता रहा कि ठीक है, मैंने क्योंकि गलती की है, ये मुझे और मारेंगे तो कोई बात नहीं, मारो मुझे, अब मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तो ये मैंने वक्त गुजारा। मैं सबको एक बात समझाता हूं, जो लोग बात समझते नहीं है। आप जब सियासतदानों के ऊपर ज्यादा कीचड़ उछालते हैं ना, देखिए उनकी जितनी जिम्मेदारी है उतना उन पर जरूर डालें। जब वो टाउटगिरी करें और स्टैब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करें तो उन्हें जरूर आप मेंशन करें, उन्हें आप जरूर इस बात पे शर्मिंदगी दिलाएं। यानी सियासतदानों को सिर्फ एक बात पे शर्मिंदा करें कि जनाब आप जर्नैलों के साथ ताल्लुकात क्यों रखते हैं। सियासतदानों को सिर्फ एक बात के ऊपर उनको घटियापन का एहसास दिलाएं कि जनाब आप जूते पॉलिश क्यों करते हैं। बाकी इन बेचारों का कोई नहीं है, ये सारा किया धरा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। जब हम सियासतदानों को रगड़ा लगाते हैं ना मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जानबूझ के बिला वजह, तो ये जर्नैलों को क्लीन चिट मिलती है उसमें, जिन्होंने जुल्म किया होता है दरअसल। यानी जो काम किए जनरल बाजवा ने वो आप इमरान खान के खाते में, और जो उससे पहले जर्नैल ने किए वो आप नवाज शरीफ के खाते में, और जो आज हो रहे हैं आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं या उनकी आईएसआई या उनकी एजेंसियां कर रही हैं, वो आप उठा के शहबाज शरीफ के खाते में कैसे डाल सकते हैं। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो उनकी फैमिली ने किसी एक सियासतदान का नाम नहीं लिया, नामजद ही नहीं किया उनकी वालदा ने, उन्होंने सारे मिलिट्री के लोगों को नामजद किया जिन्होंने जुल्म किया था। मैं जबरी तौर पे लापता हुआ, अहमद फरहाद साहब और बहुत सारे और लोग हुए। हम में से किसी ने किसी सियासतदान के ऊपर उंगली नहीं उठाई कि इसने हमें जबरी तौर पे लापता किया, नहीं भाई, इन्होंने किया ही नहीं। सियासतदान को गाली दे के उसे गंदा करके एक्चुअली मैं क्लीन चिट दे दूंगा उस जर्नैल को और उस जालिम सेक्टर कमांडर को और उसके साथियों को जिन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि एक्चुअली जो लोग जालिम हैं या जो लोग ये कर रहे हैं उनकी तरफ पिन पॉइंट करना चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। देखें ना, जो कुछ ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं, इससे सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, ना अमन व अमान है, ना अदालतों में इंसाफ है, ना मीडिया आज़ाद है, ना पार्लिमान बाइख्तियार है, और ना ही कोई कारोबारी माहौल है पाकिस्तान में। तमाम पॉलिसियां जो है वो माफियाज को नवाजने के लिए और गरीबों को कुचलने के लिए बनाई जा रही। खुद एतराफ़ किया वज़रा ने इस बात का कि जनाब ये जो हमने लेवी लगाई है ना, ये इसलिए लगाई है कि हम अमीरों से टैक्स नहीं ले पा रहे। अमीरों और ताकतवरों से और माफिया से टैक्स ना ले पाने पर, यानी जो वहां नाकामी हुई, उसका मलबा डाल दिया गरीबों पर कि जनाब पेट्रोल के ऊपर डाल दो लेवी, जनाब बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, गरीब आदमी की सब्सिडी छीन लो। इन्होंने खुद ये माना। 2 साल में इन्होंने आईएमएफ के 2 प्रोग्राम्स में इतना पैसा नहीं लिया आईएमएफ से जितना इन्होंने लेवी की मद में गरीबों की जेबों से निचोड़ लिया। उससे ज्यादा पैसा गरीबों से ये लेकर और गरीबों को बिठाते हैं अपने कदमों में।
तो नाजरीन, कोई पॉलिसी इनकी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को फायदा दे। अब आलमी मंडी में देखें, तेल की कीमतें कम हो रही हैं, ये मेरे सामने यहाँ खबर पड़ी हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में उतार चढ़ाव के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी बेशी देखी जा रही है और अब कीमतें काफ़ी हद तक कम हुई हैं। अभी भी $100 से नीचे है आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से अभी को 20% कम कीमत पे आलमी मंडी में पेट्रोल मिल रहा है और काफ़ी नीचे कीमत आई है। लेकिन क्या इसका कोई रिलीफ पाकिस्तानियों को मिला? ऊंची उड़ान का दावा तो फील्ड मार्शल ने किया था, लेकिन पाकिस्तानियों को रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? ये इतना पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं और इतना सारा कर्जा जो ले लिया इन्होंने, ये कर्जा जा कहाँ रहा है? ये अरबों रुपए रोजाना के हिसाब से कर्जा ले रहे हैं। ये कर्जा कहाँ खर्च हो रहा है? हमें तो कहीं पाकिस्तान में खर्च होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने के असरात पाकिस्तानियों पे नहीं आ रहे, जबकि जरा सी कीमत बढ़ जाती थी तो असरात पाकिस्तानियों पे आ जाते थे। पहले इनके पास एक बहाना था 9 मई का, फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा बहाना पकड़ लिया जनाब, अब जंग का। हालांकि जंग जिन मुल्कों के बीच में लगी है वहां पे इतने हालात बुरे नहीं हुए जितने पाकिस्तान के हालात बुरे हो गए, जिसका जंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे साथ इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। उनके साथ तो ऐसा नहीं किया उनकी हुकूमतों ने उनके लोगों के साथ जो हमारे साथ हमारी हुकूमत ने कर दिया। तो नाजरीन, 2 खबरें पढ़ के मुझे एक हौसला मिला है और ये अच्छी खबरें हैं दोनों। मुझे इससे, इन 2 खबरों से एक आइडिया हो गया कि अब जंगबंदी हो जाएगी और मुझे लगता है कि एक मुस्तकिल मुआहदा अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाएगा। गो कि ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होगा, अभी बड़ा लंबा चलेगा, बड़े मुज़ाकरात होते रहेंगे, चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अब दोबारा जंग के इम्कानात कम हो गए हैं। ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होते कभी भी, जब तक आपकी फ़ौजें मैदान में रहती हैं, आमने सामने स्टैंड ऑफ पोजीशन होती है, तो कभी ना कभी लड़ाई हो जाती। लेकिन इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो हौसला अफजा है। देखिए, एक तो ईरानी सदर का एक स्टेटमेंट आया कि हालिया सूरत हाल में असल महाज अब मुआशी जंग का है, हमें मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और हमने उस नुकसान से बचना है। अब वो ये तासुर दे रहे हैं। ईरानी अवाम को इस तरफ लाने की अब कोशिश की जा रही है कि मैदान में तो लड़ाई हमने जीत ली, अब हमें मईशत के मैदान में कुछ कारकर्दगी दिखानी चाहिए और मईशत के मैदान में भी हमें लड़ाई जीतनी चाहिए। तो ये कैसे जीतेंगे? अमेरिका से अपनी पाबंदियां ख़त्म करवा के, जो मुंजमद असासे हैं ईरान के, उनकी बहाली के बाद वो डी फ्रीज हो जाए इनके एसेट्स, इनके अरबों डॉलर्स, और चलें आपने उर्मुस को अगर ये खोल देते हैं एक सर्टन मुआहदे के तहत, एक तरीक़ाकार के तहत, और अमेरिका भी नाकाबंदी ख़त्म करता है और न्यूक्लियर के ऊपर मुज़ाकरात फ्यूचर में चलते रहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक तो मुझे यहाँ से लगा कि अब ईरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है मईशत की तरफ, तो उन्हें समझ आ रही है कि अब जंगबंदी आगे लंबी चलानी है। दूसरा, एक इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इसराइल के आर्मी चीफ ने, और जो उनका स्टेटमेंट है ना, वो अब ये बता रहा है कि शायद अब दोबारा लड़ाई ना हो, ज़्यादा इम्कान ये है। देखिए, स्टेटमेंट जो इसराइली आर्मी चीफ का है वो ये कहता है कि ईवल स्ट्रक्चर ऑफ आयतुल्लाह रजीम हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली क्रैक्ड, कि हमने जो आयतुल्लाह खुमैनी का रजीम था उसको बहुत बुरी तरह उसमें क्रैक डाल दिए हैं और उनके हालात हमने बहुत बुरे कर दिए हैं। इट्स लीडर्स आर बीइंग हंटेड, उनके बहुत सारे लीडर जो हैं उनका शिकार किया गया है और बहुत सारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उनको तबाह कर दिया गया है। उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कई साल पीछे धकेल दिया गया है। उनकी मईशत जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। अब ये दावे वो क्यों कर रहा है? देखें, ये दावे एक फ़ौजी जर्नैल उस वक्त करता है जब उसे एक समरी पेश करनी होती है कि हम जंग जीत गए। तो अब इसराइलियों को ये चूरन मेरे ख्याल में बेचा जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने डिसाइड कर दिया है कि मज़ीद लड़ाई नहीं लड़नी, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि लड़ाई हो भी जाए, क्योंकि इसराइल मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं है। इसराइल के अंदर बहुत सारी सख्त आवाज़ें हैं जो ये कह रही हैं कि हमने इस लड़ाई में कुछ भी हासिल नहीं किया, और हकीकत भी यही है। ना डोनाल्ड ट्रंप अपने अहदाफ में कामयाब हुए, ना ही इसराइल अपने अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हुआ जो ईरान के ऊपर इन्होंने अटैक किया है। लेकिन अब वो अपने लोगों को तसल्ली दे रहे हैं। ईरान ने एक ज़बरदस्त काम किया नादरीन, और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ बड़ी ताकत से, और ये बड़ी खुशी हुई मुझे खबर पड़ने के बाद जिस तरीके से ईरान ने आवाज़ उठाई है। अमरीकी सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की थी। इस पे जो ईरानी गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। इसराइली हुकूमत का तर्जुमान मुसलसल
एक ऐसे सालिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है जिसने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम और काबिल कदर किरदार अदा किया है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि ईरान खुलकर, जब अमेरिका में कोई पाकिस्तान के मुखालिफ बात करता है तो ईरान खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। तो पाकिस्तान को इस बात की कदर करनी चाहिए कि ईरान ने हक अदा किया और पाकिस्तान की बात को ना सिर्फ बार बार माना, बल्कि ईरान ने अमेरिका में से कोई आवाज़ उठे पाकिस्तान के खिलाफ या कहीं और से, उसका जवाब भी दिया स्पेसिफिकली इस मामले पर। चीन और पाकिस्तान के बीच में नाज़रीन बहुत अच्छा एक एलामिया जारी हुआ है, मैंने वो पूरा पढ़ा है और बहुत सारे पैराग्राफ हैं उसमें। तो उसमें जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इंडिया और अमेरिका को वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। अमेरिका के हवाले से ये चीज़ बुरी हुई कि पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट की इस एलामिया में ताइवान के हवाले से चाइना की, कि ये जी चाइना का हिस्सा है, चाइना की सॉवरेनिटी है, चाइना का तमाम तर हक है, चाइना जो चाहे यहाँ पे अपना अचीव कर सकता है। तो ये पाकिस्तान की जानिब से जो इतना क्लियर स्टेटमेंट है, ये अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ है। दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया, वो जम्मू और कश्मीर पे पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ है उन्होंने उसकी हमायत की है, वो हमेशा से करते आए हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर हमायत की है। उसकी वजह यह है कि वहीं पे ऊपर लद्दाख का इलाका है जहाँ पे चाइना का और इंडिया का भी पंगा है, और पाकिस्तान और चाइना इन चीज़ों को मिलकर टैकल करते हैं। हाँ, मिलकर कभी लड़े नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया बड़ा सीख पा हो गया है। अमेरिका ने अभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इंडियन अखबारात में, उनके मीडिया में, उनके लोग, उनके सियासतदान वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं चाइना पाकिस्तान मुश्तरका एलामिये पर, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट खामोश है। की वजह यह है कि अभी अमरीकी हुकूमत को पाकिस्तानियों से काफ़ी काम है जो उन्होंने निकलवाने हैं। नाज़रीन, फिलहाल यूरेनियम के मामले पे ईरान ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि इस पे अभी हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे अमेरिका के साथ, और ये बात भी ठीक है, क्योंकि अभी मुज़ाकरात आबना हुर्मत पे, नाकाबंदी के खात्मे पे और उन चीज़ों पे हो गए जो ईरान और अमेरिका के बीच में बड़े अरसे से पेंडिंग है। यानी पाबंदियों का मामला हो गया, एसेट डीफ्रीज करने का मामला हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ों पे अभी ये मामला हो जाएगा। लेकिन जो न्यूक्लियर वाला मामला है, ये बड़ा तवज्जो तलब और लंबा काम है, और ये फर्दर मुज़ाकरात इसके ऊपर होते चले जाएंगे। हो सकता है मुस्तकबिल में किसी आलमी इदारे पे डोनाल्ड ट्रंप डाल दे कि ये लोग पड़ गए, ये मुल्क पड़ गए, तो लिहाजा मैं इन पे एतबार कर रहा हूँ, या इनका फैसला मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं तो ताकत से करना चाह रहा था, लेकिन चलो इन्होंने अब ये कर दिया है तो ये भी देख लेते हैं। इस तरह करके डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग लेने की फ्यूचर में कोशिश कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब नाज़रीन, आखिरी एक खबर अफसोसनाक मैं आपके सामने रखूं कि एक डाटा जारी किया है अल जज़ीरा इंग्लिश ने, और वो डाटा ये बता रहा है कि कितने फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया इसराइल की जानिब से हालिया जंग में, और कितने जो हैं वो ज़ख्मी हुए। 72,803 फ़लस्तीनियों के नाम आ चुके हैं, बच्चों और ख़वातीन समेत जो शहीद हुए हैं, जबकि हज़ारों ऐसे लोग हैं जो अब भी मलबे के नीचे हैं, पता नहीं चलता, जब मलबा उठेगा तो लाशें मिलेंगी। 1,72,855 लोग बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं इस लड़ाई के बीच में, जबकि जंगबंदी जो बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद से हुई, जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी है, नेतन्याहू भी है, उसमें लगभग 3650 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को अब तक निशाना बनाया गया। 10 अक्टूबर को जंगबंदी हुई थी, तब से अब तक 3650 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 906 ख़वातीन और बच्चों समेत शहीद हो गए। तो गज़ा में खून बह रहा है। अभी कल लबनान के अंदर दोबारा 31 लोगों को शहीद किया गया है, और आज भी बमबारी हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।